हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का वे स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, किसे कहते हैं, और उसके हमने पढ़े थे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या भारत देश के अंदर बेरोजगारी की जो कैलकुलेशन है वो कौन करता है। एनएसओ करता है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं उसी के अंदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार की बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखते हैं साथियों इसके बारे में हम कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम संरचनात्मक बेरोजगारी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी हमारी जो आती है वो आती है चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट जो हमारी बेरोजगारी आती है उसके बाद वो आती है घर्षण जनित बेरोजगारी। घर्षण जनित बेरोजगारी मतलब यानी कि फ्रिक्शन जनरेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन जनरेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारी आती है छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। छुपी हुई बेरोजगारी मतलब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ आती है मौसमी बेरोजगारी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षण जनित बेरोजगारी, फ्रिक्शन जनरेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, और मौसमी बेरोजगारी है हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टाइप्स हैं कुछ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो आप इन्हें एक बार नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शन जनरेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले बात करते हैं हम संरचनात्मक बेरोजगारी की। संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सच फाउंड एज डेवलप कंट्रीज। पहला क्वेश्चन तो यहीं से निकलता है, यह बेरोजगारी किस प्रकार की कंट्रीज में देखने को मिलती है, तो विकसित देशों में, डेवलप कंट्रीज के अंदर यह बेरोजगारी देखने को मिलती है। विकसित देशों के अंदर, डेवलप कंट्रीज के अंदर, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, रशिया है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इन कंट्रीज के अंदर जो बेरोजगारी देखने को मिलती है वो कौन सी है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। होती कौन सी है ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? ये बेरोजगारी जैसे बात करें इंडस्ट्रीज फील्ड के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। इंडस्ट्रीज फील्ड के अंदर, औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। इंडस्ट्रीज फील्ड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री लगी हुई है, कपड़े की मिल है कोई, उस कपड़े की मिल के अंदर 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हाथ से कपड़ा तैयार कर रहे हैं, हाथ से कपड़ा बिन रहे हैं। ठीक है, हुआ क्या, वहां पर नई टेक्नोलॉजी आई। नई टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया उन्होंने कि मार्केट में जाकर संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय, घर्षण जनित, छुपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी।
सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। ये स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जैसे एक कपड़े की मिल है, कोई कपड़े की फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री के अंदर, उस कपड़े की मिल के अंदर मेरे पास 100 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कपड़ा वगैरह तैयार कर रहे हैं। हाथ से मुझे पता चलता है कि मार्केट में एक नई मशीन आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है कि उससे आप इजीली काम कर सकते हो। मैं मार्केट में गया और वो मशीन उठाकर अपनी फैक्ट्री में ले आया, या पता चला अमेरिका के अंदर एक नई मशीन आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, अदर कंट्रीज के अंदर। मैं वहां पर गया और वो मशीन उठाकर अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में ले आया। अब लाने के बाद वो मशीन जो थी वो 100 नहीं 500 लोगों का काम उनसे भी कम समय के अंदर कर लेती थी। तो अब वो 100 लोग जो थे वो क्या हो गए, अब बेरोजगार हो गए। ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी के आने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है, दैट कॉल्ड इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसे क्या कहा जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा कौन से फील्ड में देखने को मिलती है, इंडस्ट्रीज फील्ड में देखने को मिलती है। लेकिन इससे बेनिफिट भी होता है कि लोगों को नई नई चीजें सीखने के साथ साथ उनका काम भी चलने लगता है, उनका काम भी प्रॉपर रूप से स्टार्ट हो जाता है। कैसे, अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए पहले कहते थे कि एसटीडी वगैरह होते थे, आपने देखा होगा हर नुक्कड़ गली पे एसटीडी पीसी होता था। हम वहां पर जाकर कॉल वगैरह करते थे, किसी से बात करनी होती थी, एसटीडी पीसीओ का यूज करते थे। तो आपने देखा नई टेक्नोलॉजी आ गई कि मोबाइल आ गया, हर किसी के हाथ में क्या दे दिया, मोबाइल दे दिया। मोबाइल सस्ते हो गए, टेक्नोलॉजी आई। अब क्या टेक्नोलॉजी आने से अब उनके एसटीडी जो पीसीओ वाले थे उनका काम क्या हो गया, कम हो गया, या कुछ ने बंद कर दिया, या काम उनका कम हो गया। तो क्या काम कम होने से उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूटिलाइज किया? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज है तो सही तरीके से उन्होंने यूटिलाइज किया। कैसे? उन्होंने क्या किया, मोबाइल के एसटीडी पीसीओ को छोड़कर मोबाइल के रिचार्ज बेचना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। मोबाइल के कूपन बेचना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब हो गए सर, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और बढ़ी, जियो सिम आ गई, जिसने क्या करा, सब कुछ ही फ्री कर दिया। सब कुछ डाटा, कॉलिंग, मैसेजेस क्या कर दिए, फ्री कर दिए। मतलब फ्री के बराबर ही है, इतना सस्ता कर दिया प्लान उन्होंने। अब आप कहोगे सर वो फिर बेरोजगार, उन्होंने फिर और कोई नया ले लिया काम, जैसे ग्लास कार्ड का काम कर लिया, टेम्पलेट ग्लास का हो गया, बैक कवर का हो गया, इनका काम उन्होंने क्या कर दिया, फिर स्टार्ट कर दिया। तो देखो नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो उसके साथ साथ कुछ काम भी साथ साथ आते हैं, ठीक है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? न्यू टेक्नोलॉजी के कारण मार्केट के अंदर जो बेरोजगारी आती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है, दैट कॉल्ड इज, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। क्लियर हुआ आपको? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है, इंडस्ट्रीज फील्ड में देखने को मिलती है। दूसरी बात करें चक्रीय बेरोजगारी की, इसे कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोजगारी ये कौन सी होती है? ये डिपेंड करती है मांग पर, काफी इंपॉर्टेंट है ये। यह डिमांड पर निर्भर करती है, डिमांड, मांग पर डिपेंड होती है, निर्भर होती है ये। कैसे? अभी आपने देखा कि फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, दिवाली का टाइम है। फेस्टिवल के टाइम पे क्या होता है, जैसे एकदम से स्वीट्स की, कपड़ों की, पटाखों की, ठीक है, एकदम से क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है। क्या हो जाता है एकदम से, आपने देखा होगा इन सीजन के अंदर एकदम से कपड़ों की, मिठाइयों की, या और भी घर के डेकोरेशंस के सामान की, पेंट की होगी घर में, अगर आपने पेंट वगैरह कराना है, डेकोरेशन कराना है घर को सजाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब्स की हो गई, इनकी डिमांड क्या होती है, एकदम से बढ़ जाती है। सही है। अब डिमांड अगर बढ़ेगी तो सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। डिमांड, अगर लोग मांग ज्यादा करेंगे तो पूर्ति भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब डिमांड की सप्लाई, सप्लाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, वर्कर चाहिए, काम करने के लिए लड़के चाहिए या लड़कियां चाहिए। जैसे अभी देखा होगा करवा चौथ का टाइम गया तो एकदम से आपने देखा होगा उस समय
ब्यूटी पार्लर्स की हो गई, जो मेहंदी डिजाइन करती हैं, हाथों में महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, उनकी डिमांड एकदम से बढ़ गई थी। तो शॉपकीपर के पास क्या होता है कि एक ही मान लो मेहंदी लगाने वाला होता है, डिजाइन वाला, लेकिन एकदम से डिमांड बढ़ गई कि हमें हाथों में क्या लगानी है, मेहंदी लगानी है। तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, फिर ज्यादा होगी। तो क्या करेगा, अब वो मेहंदी वाला क्या करेगा, 4-5 वर्कर्स को और हायर कर लेगा, गर्ल्स को या बॉयज जो भी है उनको हायर कर लेगा काम करने के लिए। तो वर्कर को क्या कर लिया, हायर कर लिया उसने। क्यों, पहली चीज वर्कर में क्या थी, कार्य करने की एबिलिटी थी, विल पावर थी उसके पास, और उसको अच्छी सैलरी भी मिल रही थी, तो काम करने के लिए आ गया। तो जब वो बेरोजगार था, उसको काम मिलने से क्या हो गया, वो रोजगार आ गया, हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही मार्केट के अंदर डिमांड हो गई कम, डिमांड हो गई कम, 2 दिन बाद हुआ कि महिलाओं ने मेहंदी वगैरह लगा ली अपनी। अब कोई डिमांड कर ही नहीं रहा मेहंदी लगाने की इतनी, तो सप्लाई भी क्या हो गई, या स्वीट्स की डिमांड नहीं कर रहा, पटाखों की डिमांड नहीं कर रहा, कोई कपड़ों की डिमांड नहीं कर रहा, ज्वेलरी की डिमांड नहीं कर रहा, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। अब सप्लाई कम है, दुकान पे कोई आ ही नहीं रहा, कोई महिला आ ही नहीं रही मेहंदी लगाने के लिए, तो वर्कर भी क्या हो जाएंगे, फिर उस वर्कर को भी क्या कर देगा, वो बाहर कर देगा। तो वर्कर बाहर होते ही क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। तो ये साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये मांग पर डिपेंड करती है, डिमांड पर निर्भर होती है ये, ठीक है, डिमांड पर डिपेंड होती है ये, ठीक है, मांग पर निर्भर करती है कि अगर डिमांड ज्यादा होगी तो वर्कर को कर लेंगे, डिमांड कम होगी तो वर्कर को बाहर कर देंगे। बात समझ आई। अभी आपने देखा होगा जैसे फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो हर किसी मिठाइयों वालों को लड़कों की जरूरत पड़ रही है, पार्लर वगैरह हैं, या ज्वेलरी की शोरूम पर अगर आप जाओगे तो वहां पर काफी ज्यादा क्राउड मिलेगा आपको, तो वहां पर काम करने के लिए बॉयज गर्ल्स वगैरह की नीड रहती है। तो एकदम से जब काम बढ़ गया तो उन्होंने उनको हायर कर लिया, रख लिया, और जैसे ही फेस्टिवल का टाइम चला गया उनको क्या करेंगे, वो बाहर कर दे, मतलब जितने की नीड होती है उतने रखते हैं, बाहर कर देते हैं बाकी को। तो ये डिमांड पर निर्भर होती है चक्रीय, वापिस उस पोजीशन पर ये आ जाते हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं होता, जैसे ही आगे कोई और फेस्टिवल आया और चीजें आई, वापिस क्या होते रहता है, इनका चलता रहता है, डिमांड इनकी होती रहती है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। घर्षण जनित बेरोजगारी, फ्रिक्शनल जनरेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शन जनरेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी गई है ये जैसे अगर बात करें घर्षण बेरोजगारी की, जैसे एक आदमी है, एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पर्सन है मिस्टर ए, ये किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में इनको सैलरी मिल रही है मान लीजिए 15,000 रुपीज पर मंथ, 15,000 क्या मिल रही है, पर मंथ मिल रही है। लेकिन ये चाहते हैं कि मुझे कंपनी छोड़नी है, मुझे फर्म छोड़नी है, या स्कूल कॉलेज छोड़ना है, और मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन करनी है, बी कंपनी को मैंने ज्वाइन करना है। अब बी कंपनी में इनको सैलरी मिल रही है 25,000 रुपीज, बी कंपनी में इनको सैलरी क्या मिल रही है, 25,000। तो अब ये मिस्टर ए, पैसों की बात होती है, देखो सैलरी अच्छी सैलरी मिलेगी वहीं जाएगा। अभी 15,000 की ए कंपनी की सैलरी को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन बी वाले ने कहा कि अभी आपने छोड़ोगे तो 2 महीने बाद हम क्या करेंगे, आपको ज्वाइन करेंगे, 2 महीने के बाद आपको टाइम पीरियड देंगे, 2 महीने के बाद आप आके हमारी ज्वाइन करोगे। तो ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने ए कंपनी को तो छोड़ दिया और बी कंपनी को ज्वाइन करेगा। तो इन के बीच में जो 1 महीने 2 महीने 10 दिन 15 दिन जो गैप में फ्री रहा, वो बेरोजगारी कैसी कहलाती है, घर्षण जनित बेरोजगारी कहलाती है, फ्रिक्शन जनरेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। कि एक जॉब छोड़ने और दूसरी जॉब लगने के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, दैट कॉल्ड इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या फ्रिक्शन जनरेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। क्लियर हुई आपको चीजें, घर्षणात्मक बेरोजगारी या घर्षण जनित बेरोजगारी, एक जॉब छोड़ने और दूसरी जॉब लगने के बीच का जो गैप होता है। जैसे अभी देखा होगा आपने लॉकडाउन पीरियड के अंदर क्या हुआ था, अभी कोरोना काल चल रहा है आपको पता है, इस समय क्या हुआ, जैसे लॉकडाउन लगा तो उनकी कंपनी वालों ने क्या किया, उनको जॉब से हटा दिया कईयों को, ये
काम नहीं है, सैलरी कहां से देंगे, तो उन्होंने उनको क्या करा, निकाल दिया। 1 महीना 2 महीना लॉकडाउन पीरियड रहा, 3 महीने लॉकडाउन पीरियड रहा, 4 महीने लॉकडाउन पीरियड रहा। 4 महीने के बाद वापिस से कंपनी वालों ने या किसी दूसरी कंपनी ने उसने ज्वाइन कर लिया। 2 महीने बाद 3 महीने बाद सर्च करता रहा और किसी और कंपनी के अंदर उसने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब वो ज्वाइन करा और जो लीव हुआ था, छोड़ा था, उसके बीच में वो 2 महीने 3 महीने जो फ्री रहा, बेरोजगार रहा, ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, घर्षण जनित बेरोजगारी। क्लियर हुई चीज आपको? चलिए नेक्स्ट है छुपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या अदृश्य बेरोजगारी भी कह देते इसे, छुपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। यह बेरोजगारी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है विकासशील देशों में, ध्यान रखना, विकासशील देशों में मिलती है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है यह प्रकार की बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, काम करने या न करने से प्रोडक्शन पर या उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे क्या है, यह बेरोजगारी सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्री में तो पाई जाती है, और कौन सी फील्ड में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में। यह भी ध्यान रखना, कृषि क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिलती है सबसे ज्यादा यह बेरोजगारी। कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भी कैसे, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि कृषि क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे ज्यादा किस टाइप की बेरोजगारी पाई जाती है, सबसे ज्यादा कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। कैसी होती है, किसे कहते हैं? मान लीजिए एक किसान है, फार्मर है, एक उसका खेत है, उस खेत के अंदर वो फसल वगैरह बोता है, अनाज बोता है या खेती करता है, पेड़ पौधे लगा रहा है। अब वो अगर अकेला काम करता है तो भी उस लैंड पर, उस जमीन पर मान लीजिए 100 किलो गेहूं या अनाज का उत्पादन करता है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति अगर वो लग रहा है तो उसके 2 बेटे थे, सोचा कि मैं भी अपने पापा के साथ मदद करूं, हेल्प करूं, तो दोनों बेटे भी पापा के साथ, फादर के साथ काम करने के लिए आ गए। अब आने के बाद क्या हुआ, काम करने लगे। क्या वो 2 लड़के और मिलकर अगर काम करेंगे तो क्या 100 किलो से 500 किलो गेहूं का उत्पादन हो जाएगा क्या? बताइए, नहीं होगा। देखो जो लैंड है, जितनी जमीन है, उस पर अगर 100 किलो की प्रोडक्शन हो रही है, 100 किलो का उत्पादन हो रहा है मान लीजिए, तो वहां पर एक आदमी काम करेगा तब भी 100 किलो का ही होगा। अगर वो अनाज बो रहा है, 2 व्यक्ति लगेंगे तब भी 100 किलो होगा, अगर 10 लग जाएंगे तब भी 100 किलो हो जाएगा। मतलब उन 2 ने अगर जो काम किया उससे कुछ उत्पादन तो नहीं हुआ ना, कुछ प्रोडक्शन में तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ ना, उन्होंने सिर्फ सेवा करी। तो वो क्या है, छुपी हुई बेरोजगारी है कि काम किया तो था लेकिन वो काम का दिखा नहीं, काम का पता नहीं चला। वो कैसी होती है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होती है। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए एक शॉप है, शॉप पे एक लड़का काम करता है, मतलब एक शॉप है, उस पे 2 बेटे हैं फादर के, तो दोनों में से एक बेटा शॉप पर जाके काम करता है, कर रहा है काम, पूरे दिन के अंदर 100 ग्राहक आते हैं, सामान लेते हैं, उतने चला जाता है। बाद में क्या हुआ, देख दूसरा बेटा भी काम पर जाने लगा, दोनों भाई बैठकर अपनी दुकान की गद्दी को संभालने लग गए। तो ग्राहक तो उतने ही आएंगे ना। ऐसा सुने कि अगर 2 भाई बैठे हैं तो चलो हम इनको पैसे ज्यादा दे दें, या ग्राहक ज्यादा आने लग जाएंगे। जो हमारी बिजनेस है, जो शॉप है हमारी, जितने कस्टमर आते हैं उतने ही आएंगे ना, या हमें कुछ ज्यादा पैसे देके चलेंगे ना, तो उससे क्या उत्पादन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना। ठीक है, तो वो कैसी बेरोजगारी है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपी हुई बेरोजगारी। और ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कौन सी कंट्रीज में पाई जाती है, तो ये सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलती है। और डेवलपिंग कंट्रीज में भी सबसे ज्यादा कौन सी फील्ड में देखने को मिलेगी आपको ये, तो ये एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिलेगी। मान लीजिए एक रूम है, उस रूम के अंदर 100 आम के पेड़ लग सकते हैं, 100 ही लग सकते हैं, इतना ही बड़ा रूम है,
कि उसमें 100 मैंगो के ट्री लग सकते हैं। अगर एक व्यक्ति लगा रहा है तो अगर 10 व्यक्ति अगर काम करने और उसके साथ आ जाएं, क्या 100 से 1000 लग जाएंगे पेड़ उस कमरे के अंदर? होता है ना कि दीवार बना रहे हैं, अगर एक मजदूर दीवार बना रहा है 10 दिन लगाएगा, 2 लग जाएंगे तो 5 दिन में काम हो जाएगा, है ना? तो लेकिन यहां पर जो चीज प्रोडक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, उत्पादन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, उत्पादन तो प्रोडक्शन तो क्या हो रहा है, उतना ही हो रहा है ना। बात समझ में आई आपको? तो ये होती है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट बात करें मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये मौसम के कारण होती है, जैसे वो एकदम से बारिश का मौसम आ गया, ओलावृष्टि हो गई, ओले वगैरह पड़ने लग गए, बहुत तेज बारिश हो गई, उसके कारण क्या होता है, इफेक्ट जो पड़ता है वो कौन सी होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है। ये सिर्फ कुछ समय के लिए होती है, मौसम के कारण, मौसम के कारण, वेदर के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसे क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। और इसमें एक और है लास्ट, जो अभी देखने को मिल रही है, आकस्मिक बेरोजगारी, आकस्मिक बेरोजगारी। एक्सीडेंटल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने देखा कि मार्च तक सही चल रहा था सब कुछ, मार्च के स्टार्टिंग के अंदर या फरवरी के एंड तक सब कुछ सही चल रहा था, लोग अपने काम वगैरह पे काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि चाइना, चमगादड़ों का देश है चाइना, है ना, चमगादड़ों का देश है ना, वो पता नहीं क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं करते, आया वहां पर और पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया। दुनिया को भारत को भी, मतलब भारत, क्योंकि हम जहां रहते हैं हम तो उसी की बात करेंगे, क्योंकि यही हमें क्या देगा, उत्पादन देगा, रोजगार देगा, हमें काम धंधा देगा, है ना। तो चमगादड़ों का देश है चाइना, पता नहीं क्या वहां से एक बीमारी आई कोरोना, और एकदम से जितने भी लोग क्या थे, रोजगार थे, सभी के सभी क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। देखा होगा आपने, सभी का एकदम से रोजगार छीन लिया, चाहे वो कोई रेडी लगा रहा है, चाहे शॉपकीपर है, चाहे वो फर्म वाले हैं, उसके अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, स्कूल है कॉलेज है, सबके अंदर। तो आकस्मिक बेरोजगारी, ये एक्सीडेंटल बेरोजगारी है। क्या एक्सीडेंट कभी बताकर आता है? नहीं। आप बाइक लेकर जा रहे हो, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो जाता है। वही चीज यहां पर हो रहा है। क्या हमने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी है? नहीं। क्या हमें पैसा कम मिल रहा था? नहीं। क्या हमारी काम करने की कैपेबिलिटी नहीं थी? नहीं। बस कुछ ऐसी महामारी आ जाती है जिसके कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो आकस्मिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, एक्सीडेंटल अनएम्प्लॉयमेंट, की जो एकदम से आती है। जैसे कोरोना काल के अंदर आई बेरोजगारी क्या कहलाती है, आकस्मिक। जैसे युद्ध काल होता है, युद्ध होता है एकदम से किसी देश पर, तो एकदम से क्या होता है, वहां पर जो रोजगार है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको चीज। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहां पर होती है, सबसे ज्यादा टेक्निकल फील्ड में देखने को मिलती है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, डिमांड पर क्या करती है, डिपेंड करती है। डिमांड ज्यादा होगी तो वर्कर को रख लेंगे, डिमांड कम होगी तो वर्कर को कम कर देंगे। उसके बाद है फ्रिक्शनल जनरेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एक जॉब छोड़ने और दूसरी जॉब लगने के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल जनरेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है छुपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलती है और एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिलती है, कि काम करने या न करने से प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, दैट कॉल्ड इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसम के कारण, वेदर के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। और एक्सीडेंटल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कोरोना काल के कारण जो बेरोजगारी आई उसे क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल अनएम्प्लॉयमेंट। आपको एग्जांपल देगा एक एग्जामिनर, आपको उस एग्जांपल से आपको डिफाइन करना होगा, कि बताना होगा कि वो किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। इससे पहले मैंने आपको ऐच्छिक और अनैच्छिक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दिया था कि कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। क्लियर है यहां तक? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करें हम इसके बाद मापन, बेरोजगारी का मापन, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का मापन। मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं बेरोजगारी को। बेरोजगारी जो है कैलकुलेट की जाती है, 3 बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, इन्हें 3 आधारों पर कैलकुलेट किया जाता है।
एक तो आता है डेली बेसिस, दैनिक आधार पर। नेक्स्ट आता है वीकली, वीकली बेसिस, साप्ताहिक आधार पर। और एक आता है एनुअल, एनुअल बेसिस मतलब कि वार्षिक आधार पर। जो मेजरमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट का, एक तो डेली बेसिस पर किया जाता है कि दैनिक आधार पर, कि डेली क्या है, वीकली बेसिस पर होता है कि सप्ताह के आधार पर, और एनुअल बेसिक होता है वार्षिक आधार पर। देखते हैं ये होता क्या है। डेली बेसिस की बात करें, अगर हम डेली बेसिस की बात करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति 1 से 4 घंटे काम कर रहा है एक दिन के अंदर, 1 से 4 घंटे, 1 to 4 आवर तक अगर वर्किंग कर रहा है, वो क्या कहलाता है, हाफ डे वर्किंग कहलाता है। उसे कहते हैं हाफ डे वर्किंग। क्या कहते हैं उसे, हाफ डे वर्किंग कहा जाता है। ठीक है। अगर कोई 5 से 8 घंटे काम कर रहा है, 5 to 8 आवर काम कर रहा है एक दिन के अंदर, तो उसे कहते हैं फुल डे वर्किंग, फुल डे वर्किंग। एक दिन का जो अगर काम किया जाता है, कि एक दिन के आधार पर अगर मेजरमेंट करें कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 1 से 4 घंटे काम कर रहा है, तो उसे कहेंगे हाफ डे वर्किंग, उसका जो है काम आधे दिन का काम है। और 5 से 8 घंटे अगर कोई वर्क कर रहा है एक दिन के अंदर, तो क्या होगा, फुल डे वर्किंग कहेंगे उसे। कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन के अंदर 5 से 8 घंटे काम कर रहा है, तो वो बेरोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है वो। ठीक है। वीकली की बात करें, साप्ताहिक आधार पर, कि अगर कोई वीक में 1 आवर भी काम कर रहा है, ओनली फॉर 1 आवर, अगर कोई वीक में एक हफ्ते के अंदर 1 घंटा भी अगर वो काम कर रहा है ना, एक हफ्ते के अंदर पूरे वीक में 1 घंटा काम कर रहा है, वो बेरोजगार नहीं है। वो किसकी श्रेणी में आएगा, एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में नहीं आएगा। और अगर मैं एनुअल बेसिस पर बात करूं, जैसे मोस्टली तो एनुअल बेसिस पर ही किया जाता है, वार्षिक आधार पर, एनुअल बेसिस पर। इस पे क्या होता है, 1 ईयर की बात करें तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। अगर कोई व्यक्ति 365 डेज में से 273 डेज, 273 डेज की अगर क्या कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, और 8 आवर की वर्किंग कर रहा है, दोनों दोनों नहीं चाहिए, एक दिन में 8 घंटे और 273 डेज अगर वो वर्किंग कर रहा है एक साल के अंदर, तो वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। जो इससे कम कर रहा है वो क्या माना जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। हम कहते हैं कि मैं बेरोजगार, अगर आप पूरे साल के अंदर मेजरमेंट करो कि अगर 365 डेज में से अगर आप 273 डेज वर्किंग कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, अपना शॉप पे है, मजदूरी कर रहे हो, कुछ भी लेबर वगैरह काम कर रहे हो, दैट मीन्स आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो, आप क्या हो, रोजगार है आपके पास, आपकी गाड़ी चल रही है। ठीक है। तो मेजरमेंट जो किया जाता है वो 3 बेसिस पर किया जाता है, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर एंड एनुअल बेसिस पर, वार्षिक आधार पर इसका मेजरमेंट किया जाता है। समझ आया आप सभी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको याद रखना 273 डेज एंड 8 आवर्स एक साल के अंदर। और ये मेजरमेंट पहले करता था एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और बाद में उसका क्या नाम चेंज कर क्या कर दिया,
एनएसओ कर दिया, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस कर दिया। ठीक है, बात करें भारत में बेरोजगारी के दर की कि भारत में बेरोजगारी कितने हैं, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, भारत में बेरोजगारी कितनी है, 6.7%। भारत में भी जो बेरोजगारी है वो कितनी है, 6.7% बेरोजगारी। अब इसके अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे भारत देश के अंदर जो लोग हैं वो कुछ रहते हैं अर्बन एरिया के अंदर और कुछ रहते हैं रूरल एरिया के अंदर, कुछ रहते हैं अर्बन में और कुछ रहते हैं रूरल में, शहरों के अंदर रहते हैं और कुछ रहते हैं गांवों में। तो शहरों की बात करें और गांवों की बात करें तो शहरों में अर्बन एरिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो है 8.4% की क्या है, बेरोजगारी है। और रूरल एरिया की बात करें तो वो है 5.9%। रूरल एरिया में कितनी है, 5.9% की क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और अर्बन में कितनी है, 8.4% की है। आपसे जब भी पूछेगा शहरों का पूछता है, ठीक है, 8.4% क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस स्टेट की है, सबसे अधिक जो बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पर है, उत्तराखंड में है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पर है, उत्तराखंड। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पर है, उत्तराखंड में है और यह है 22%। 22% है। और सबसे कम बेरोजगारी, सबसे कम बेरोजगारी कहां पर है, यह है असम में, 1.2%। ध्यान रखना, सबसे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट वाला स्टेट है उत्तराखंड 22% और सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट वाला है स्टेट असम 1.2%। अभी मैंने आपको बताया कि भारत में जो बेरोजगारी वो 6.7% है, लेकिन यह है कोरोना काल से पहले। भारत देश के अंदर अब कोरोना काल चल रहा है, भारत देश क्या पूरे विश्व में चल रहा है कोरोना काल, ठीक है ना। चमगादड़ों का देश पता नहीं क्या था कि पूरे विश्व को लेके बैठ गया और पता नहीं आगे इसका क्या इल्जाम रहेगा क्या नहीं रहेगा, पता नहीं कैसे क्या खाते हैं वो, है ना, चमगादड़ों का देश। कोरोना काल के अंदर क्या हो चुका है, बेरोजगारी बढ़ गई है। तो भारत देश के अंदर कोरोना काल के अंदर अधिकतम बेरोजगारी कितनी हो गई है, कोरोना काल में बेरोजगारी 23%। कोरोना काल में अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो गया है भारत देश का, 23%। ये अधिकतम बेरोजगारी है। कुछ बेरोजगारी वैसे भी इतनी बढ़ गई क्योंकि पहले कम क्यों थी, क्योंकि लोगों के पास क्या था, टिकटॉक और पबजी था, है ना। टिकटॉक और पबजी, जितने फ्री बंदे थे सारे के सारे उस पे काम पे लगे हुए थे, टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं तो कुछ पैसे कमा रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं कोई, है ना। लेकिन अब जैसे ही भारत सरकार ने चाइना की जो एप्लीकेशंस आपको ध्यान है डिलीट करवा दी थी, अनइंस्टॉल करवा दी थी, कि बैन कर दी थी भारत देश के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर पबजी का नाम भी था, ठीक है, और टिकटॉक भी था, काफी ऐसी एप्लीकेशन थी। अब वो बैन होने से भी क्या हो गया, जो लोग उनका यूज करते थे वो सारे क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, है ना। तो बेरोजगारी भारत में क्या हो गई, बढ़ गई है। लेकिन वो तो एक मजाक की बात है, लेकिन आपने सभी ने देखा है, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि कोरोना काल के कारण डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं है तो कोई लेबर नहीं होगी, काम नहीं करेगा कोई भी, तो सभी जो कंपनी वाले हैं फैक्ट्री वाले हैं क्या करेंगे, सभी को घर भेज देंगे, अपने घर जाइए अपने। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कोरोना काल में सबसे ज्यादा बढ़ गया, कितना हो गया, 23%। लेकिन ठीक है, ये कहते हैं ना कि कोई घटना होती है तो वो कुछ समय के लिए होती है, ये पल भी क्या होगा, बीत जाएगा, ये पल भी क्या होगा, बीत जाएगा। तो समझ में आएगा आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन इसको कैलकुलेट करता है और कितने इसके टाइप होते हैं। तो धन्यवाद साथियों,
खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें और खूब मन लगाकर स्टडी करते रहें अपनी कंटिन्यू इस प्रकार से अपनी। थैंक यू स्टूडेंट्स।